राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लीला कथा सुनाऊँगी जिसे सुन कर के ना आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे कान्हा कैसी-कैसी लीलाएँ करते हैं, कैसी-कैसी लीला रच करके अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, उनके अपने भक्त के ही लोगों की जान बचाते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। दोस्तों, आपको ये कथा सुन कर के थोड़ा-सा अजीब-सा लगेगा, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सत्य घटना है। दोस्तों, ये सत्य घटना है 1994 की, बहुत पहले की ये घटना है, जो मुझे भेजी है नीलम जी ने। नीलम जी ने भेजी है और नीलम जी ने ही मुझे बताया कि उनके ही एक दोस्त के साथ ये घटना घटित हुई थी, जो कि 1994 में ये घटना घटित हुई थी उनके साथ। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज की लीला कथा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नीलम जी ने मुझे ये लीला कथा कटिहार से भेजी है। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे मैंने अपनी आँखों से लड्डू गोपाल जी के चमत्कार को होते हुए देखा है अपने जीवन में। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी अपने जीवन में लड्डू गोपाल जी के चमत्कार को देखूँगी। तो दोस्तों, नीलम कहती हैं कि मेरी शादी नहीं हुई थी। उस टाइम मेरी जो फ्रेंड है उसकी भी शादी नहीं हुई थी। उसका नाम दीप्ति है और मेरा नाम नीलम। वो कहती है मेरे घर में लड्डू गोपाल जी की बड़ी सेवा होया करती थी। हम लोग पढ़ाई भी करते थे। हम लोग 10वीं के क्लास में थे, तभी मेरी जो फ्रेंड थी जिसका नाम दीप्ति है, वो पढ़ाई ना कर मतलब पैसे की तंगी होने की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि उसने 8वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैंने अपने पैसों से, अपनी बुक्स दे कर के, किसी भी तरह से करके मैंने उसको मतलब उसकी मैंने पढ़ाई हाई स्कूल तक कंप्लीट करवाई, 10वीं तक यानी कि। और इसी वजह से बस उसने ज़्यादा नहीं पढ़ा, उसने कहा कि नहीं मैं अब तुम्हारे पैसे से और ज़्यादा नहीं पढ़ सकती। तो उसने अपने घर में दोस्तों सिलाई की एक मशीन खरीद ली और मशीन खरीदने के बाद वो सिलाई करने लगी। और यहाँ तक कि नीलम कहती हैं कि सिलाई की मशीन का भी आधा पैसा उसे मैंने ही दिया था, क्योंकि उसके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बहुत तंगी थी। और तंगी इतनी थी कि मैं आपको क्या मतलब, कहती हैं नीलम, मैं आपको क्या बताऊँ, आप ऐसे थे कि परिस्थितियाँ इतनी नहीं थी कि घर में वो चीज़ें खरीद सकें, खाने भर का हो जाता था। बहुत तकलीफ़ें थीं। उस टाइम पर इतना कोई काम नहीं हुआ करता था कि लोग करें। बाहर जाने का कोई सिस्टम ही नहीं था कि लोग बाहर जाएँ, बाहर जा कर के काम करें। बस ये था कि घर में औरतें रहें और घर में रह कर के ही कोई न कोई काम करें। तो नीलम कहती हैं कि इसी तरह से दीप्ति सिलाई वग़ैरह करने लगती हैं। उसके बाद नीलम कहती हैं कि दिन पे दिन उसकी परिस्थिति ठीक होने की बजाय और बिगड़ रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ब्लाउज़ डिज़ाइन सिलवाते हैं, सलवार सूट सिलवाते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले के लोग बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर चीज़ें नहीं सिलते थे। बहुत होता था, ₹20 या ₹25 मिल जाया करता था एक ब्लाउज़ का। उससे ज़्यादा उनकी इनकम ही नहीं होती थी। तो दीप्ति इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, ज़्यादा बात भी नहीं करती थी नीलम से। तो नीलम एक दिन कहती हैं कि मैं एक संपन्न परिवार से हूँ। मेरे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उनके पापा जो हैं, वो गाँव में जो प्रधान जी रहते हैं ना, उन गाँव के वहाँ के मुनीम हैं। तो उनके घर में कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। तो कहती हैं कि मैं बहुत सारी हेल्प कर दिया करती थी। लेकिन कहती हैं नीलम कि हमारे घर दीदी लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है, बहुत पूजा होती है। और मैंने बचपन से ही अपनी दादी से ये सुना था कि जिस घर में लड्डू गोपाल जी रहते हैं ना, उस घर में कभी भी अन्न-धन की कमी नहीं होती। क्योंकि मैंने अपनी दादी से हमेशा पूछा था कि दादी, हमारे पास इतना सब कुछ कैसे है? और मेरी जो फ्रेंड है उसके पास ये सब कुछ क्यों नहीं है? तो कहती हैं बेटा, सब लड्डू गोपाल जी की कृपा है। कहते हैं कि उन वो जिस घर में होते हैं ना, उस घर में धन भंडार की कभी कमी होती ही नहीं है। नीलम कहती हैं कि सब चीज़ें मैं शुरू से सुनती आई थी, इसीलिए मेरा मन हुआ कि मैं भी अपने दोस्त को लड्डू गोपाल जी दे दूँ, उसको भी ये बात बता दूँ। इसके बाद नीलम कहती हैं कि मैंने सोचा ही था, तभी एक दिन वो मेरे घर आई। उसने मुझसे कहा कि मुझे ₹700 चाहिए अपने पिताजी के दवाई के लिए, क्योंकि उनके पिताजी को टीबी हो गई थी, टीबी की बीमारी थी, वो दिन-रात खाँसा करते थे। ये देख कर के मुझे भी लगा कि मुझे उसको पैसे दे देने चाहिए, क्योंकि इलाज के लिए मैंने बहुत ज़्यादा अपने पापा से पैसे माँग करके इलाज के लिए दिए थे। लेकिन ज़्यादा उसके पास हो नहीं पाया था। इस वजह से वो ज़्यादा ठीक भी नहीं हो पाए थे। तो दवाइयाँ कम पड़ गई थी, तो दवाइयों के लिए वो मेरे पास पैसे माँगने आई थी। जब मेरे घर आई तो मेरी दादी हैं, मेरी दादी ने उसको बुलाया, बिठाया, उससे बहुत अच्छे से बात करी। उसने कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं आपको वापस कर दूँगी। तो दादी ने कहा, बिल्कुल बेटा, जो तुम्हें ज़रूरत पड़े तुम वो लेकर के जाओ। तुम्हें कभी किसी चीज़ की परेशानी हो तो तुम आ कर के मुझे बता दिया करो। मैं नीलम कहती हैं कि दादी ने पैसे दिए, पैसे देने के बाद फिर वो जाके दवाइयाँ लाती है। दवाई लाने के बाद नीलम कहती हैं कि अब मैंने सोच लिया था कि मैं भी उसे लड्डू गोपाल जी के बारे में बताऊँगी,
कि वो भी उनकी सेवा करे। दीप्ति जो थी लड्डू गोपाल जी की तो सेवा उनके घर में कभी नहीं होती थी, लेकिन वो भगवान को बहुत मानती थी। आप समझ लीजिए कि वो घंटों बैठकर रोया करती थी लड्डू गोपाल जी के आगे तो नहीं रोती थी वो कभी, लेकिन भगवान के मंदिर में जब वो जाती थी, तो वो रोया करती थी। राधा कृष्ण का मंदिर था, बहुत दूर नहीं था, घर के पास में ही था। छोटी-सी शंकर भगवान की एक शिवलिंग भी थी, वो वहाँ जाकर के खूब रोती थी। वो कहती थी कि भगवान मुझे किस जन्म की सज़ा दे रहे हो? सिर्फ़ मैं ही और मेरी एक छोटी बहन और ऊपर से मेरे पापा की इस तरह की हालत और मेरी माँ भी इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है कि वो कुछ कर सकें। कैसे मैं करूँगी? अपने इस जीवन को मैं कैसे पार करूँगी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद वो यही सोच कर के उनका मन होता है, दीप्ति कहती हैं कि मेरा मन एक बार को किया कि मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूँ। फिर मैंने सोचा कि जब मेरे होते हुए इतनी परेशानी है, तब भी तो मेरे घर में खर्चे चल जा रहे हैं। अगर मैं ना रहूँ, तब मेरे घर में खर्चे कैसे चलेंगे? मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे पिताजी तो भूखे मर जाएँगे। यही सोच कर के वो अपने आप को ख़त्म करने का फ़ैसला बदल देती हैं। उनका पूरा मन हो गया था दीप्ति का कि वो ऐसा कर लें। उसके बाद ये बात वो नीलम से बताती हैं, नीलम उसको ज़ोर से थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि आज के बाद अगर तुमने इस तरह की चीज़ें सोची भी ना, तो मैं तुझे बहुत और मारूँगी। ये सुन कर के मतलब सोच कर के दोनों गले लग के रोने लगती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि तू चल मेरे साथ मंदिर। वो मंदिर जाती हैं, मंदिर जाती हैं, मंदिर में पूजा-पाठ करती हैं। उस समय पे वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी हर जगह नहीं मिला करते थे। तो मेरी दादी जहाँ से लड्डू गोपाल जी मँगवाती थी ना, मैंने भी वहाँ से उनको से बात करी दादी से। दादी ने कहा कि ठीक है, अगर वो सेवा करेगी तो मैं लड्डू गोपाल जी ज़रूर मँगवाऊँगी। तो वो लड्डू गोपाल जी मेरी दादी ने नीलम कहती हैं मँगवाया और मैंने ले जा कर के मैंने उसे दिया। दीप्ति देख कर के बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वो देख कर के कहती है कि अरे! ये कौन है? तो ये कहती हैं नीलम कि ये लड्डू गोपाल जी हैं। इनको ये जब से तुम्हारे घर में आएँगे ना, देखना तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुन कर के, सोच कर के कहती हैं दीप्ति कि सच में क्या ऐसा होगा? वो कहती हैं हाँ, ज़रूर होगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद दीप्ति अपने घर में ले जाती हैं, लड्डू गोपाल जी को रखती हैं, उनको फिर सेवा करना शुरू कर देती हैं क्योंकि नीलम ने पहले से ही बता रखा था कि सेवा उनकी कैसी करनी है। वो बहुत खुश होकर के बस दोस्तों बस इतना फ़र्क था कि नीलम के लड्डू गोपाल जी 56 भोग का भोग लगाते थे और दीप्ति के लड्डू गोपाल जी कुछ भोग नहीं लगाते थे, वो सिर्फ़ गुड़ और रोटी का भोग लगाते थे। ये सुन कर के मतलब नीलम को बहुत दुःख होता था कि लड्डू गोपाल जैसे वो अपने घर से भी कभी-कभी लड्डू लेकर आती थी, कभी-कभी माखन मिश्री भी लेकर आती थी, खिलाती थी, वो भी खा भी लेते थे लड्डू गोपाल जी, बहुत खुश थी दीप्ति लड्डू गोपाल जी को पा कर के। ऐसा लग रहा था कि बस उनके प्राण बसते हैं उसमें। इस तरह की उनकी मतलब हालत हो गई थी, इतना ज़्यादा वो इतना प्रेम लड्डू गोपाल जी से करने लगी थी, इतना प्रेम, शायद नीलम ने कभी सोचा ही नहीं था कि अभी ऐसा वो करेगी, इतनी भक्ति थी। सारा दिन वो भजन गाती, वो सिलाई करती तब भजन गाती। एक बार सिलाई करते हुए वो कान्हा जी से उसमें उन्होंने उस टाइम पर कान्हा जी को कुछ भी नहीं पहनाया था दोस्तों। लेकिन एक दिन की बात नीलम कहती हैं कि वो सिलाई कर के सारा काम अपना निपटा करके थोड़ा-सा आराम करने के लिए चली जाती है। आराम करते ही उसकी आँख लग जाती है। आँख लग जाती है तो तभी उनको एक सपना आता है। सपने में लड्डू गोपाल जी की सुंदर सी मूर्ति की तरह एक बच्चा उन्हें मिलता है और वो बच्चा आकर के कहता है कि दीदी, क्या मुझे तुम कपड़े नहीं पहनाओगी? तुम तो सबके कपड़े सिलती हो, क्या मेरे कपड़े नहीं सिलोगी? ये सुन कर के वो बहुत खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं, हाँ लाला, मैं तुम्हारे लिए भी कपड़े सिलूँगी, लेकिन मुझे तो कपड़े बनाने आते ही नहीं हैं कि मैं तुम्हारे लिए कैसे कपड़े बनाऊँ? उसके बाद वो उनकी जब नींद खुलती है तो देखती हैं कि सामने लाला बैठे हुए थे क्योंकि दीप्ति जब सिलाई करा करती थी, तो वहीं पर बैठे-बैठे सिलाई किया करती थी और लड्डू गोपाल जी को देख कर के अपने पिताजी, अपने मम्मी की, अपने भाई-बहन की मतलब सबकी परेशानियाँ बताती थी और लड्डू गोपाल जी सुनते थे। उसके बाद वो कहती हैं कि लाला थे मुझे सपने में आकर के उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कपड़े चाहिए पर मैं कैसे कपड़े बनाऊँ? उसके बाद वो जो भी जिनका सिला करती थी कपड़ा, उसका भी जो थोड़ा बहुत कपड़ा बचा करता था, उसी से वो लड्डू गोपाल जी के लिए छोटा-छोटा वस्त्र बना दी, जो कि वो बहुत सुंदर लगने लगे थे। उन्होंने 2-4 वस्त्र नीलम के लड्डू गोपाल जी के लिए भी बनाए थे, तो नीलम को उन्हें देख कर के बहुत खुश हो जाती हैं। नीलम कहती हैं, "अरे वाह! इतने सुंदर-सुंदर लड्डू गोपाल, तुम तो मतलब इतने सुंदर-सुंदर तुमने वस्त्र बनाए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ के लिए।" तो ले जाती हैं अपने दादी को देती हैं। दादी उनके लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना देती हैं। पहनाने के बाद दोस्तों मतलब लड्डू गोपाल जी
को वो वस्त्र पहना देख सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उनके घर में काफ़ी लोग आते हैं नीलम के, सब पूछते हैं कि ये लड्डू गोपाल जी के कपड़े आपने कहाँ से खरीदे? तो कहती हैं खरीदा नहीं है, हमारी बेटी की एक सहेली है, उन्होंने ही ये बनाया है। उसके बाद इसी तरह से दोस्तों जो जैसे उनके घर में एक तंगी बनी हुई थी, तो लड्डू गोपाल जी के कपड़ों को देख कर के ना, लड्डू गोपाल जी के कपड़े तो नहीं लेकिन उसको जानने लगे थे लोग। वो आकर के उनके यहाँ कपड़े सिलवाते थे। ऐसा-ऐसा हो जाता था कि जब शादी-ब्याह का लग्न होता था, वो इतना टाइम ही नहीं पाती थी काम करने के लिए। जान लीजिए इतना वो बिज़ी रहती थी, ब्लाउज़ सिलना, कपड़े सिलना, सूट सलवार सिलना, चोली लहंगा सिलना, मतलब इस तरह की चीज़ें वो बहुत सिला करती, डिज़ाइनर थी आप समझ लीजिए। उसके बाद कुछ वक़्त बीता, लड्डू गोपाल जी के प्रति तो उसका भाव कम ही नहीं हुआ दीप्ति जी का। उसके बाद दोस्तों एक बार एक ऐसी घटना घटी जिसे सोच कर के मतलब बहुत दुःख होता है। जो उनके पिताजी थे, उनकी हालत बहुत एक रात ख़राब हो जाती है। दीप्ति बहुत रोती हैं, वो कहती हैं कि ये क्या हो गया मेरे पापा को? मतलब उनके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उनकी साँसें अटक गई थी, साँस भी नहीं ले पा रहे थे। उसके बाद डॉक्टर को ले जाया गया, डॉक्टर से कहा गया, डॉक्टर ने बताया कि इनका मतलब इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनके इतने पैसे लगेंगे, फिर मैं इनको एडमिट करूँगा। तो क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में पहले ले जाया गया, सरकारी हॉस्पिटल में पहले की तरह सरकारी हॉस्पिटल में सुना नहीं करते थे, एक जगह ज़मीन पर लिटा दिया करते थे। जब घंटे 2 घंटे में डॉक्टर आते थे, तब उनको जा कर के मरीज़ों को इलाज मिलता था। यही भी यहाँ भी वही हाल था, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है। तब ये सब चीज़ें देखा दीप्ति ने, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने पापा को एक अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। उसके बाद वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर के जाती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको तुरंत एडमिट कर लेते हैं। उनको मतलब टीबी तो हो ही गई थी, उनको बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा थीं, तो इसी वजह से बहुत कमज़ोर भी हो गए थे। उन्होंने देखा कि मतलब बहुत कमज़ोर हो गए हैं, डॉक्टर ने उनको एडमिट कर लिया और अचानक से उनके पिताजी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है दोस्तों। बिल्कुल कहते हैं ना कि एक पहाड़ टूट पड़ता है दुखों का, बस वही हुआ था दीप्ति के साथ। दीप्ति के सर पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पिताजी तो थे, भले काम नहीं करते थे, बीमार थे, लेकिन एक पिता का साया तो था सर पे। आज पिता का साया भी उठ गया था। आज दीप्ति अनाथ हो चुकी थी। लेकिन वो लड्डू गोपाल जी की से प्रेम करना नहीं भूली थी। धीरे-धीरे वक़्त बीतता गया दोस्तों, अंतिम संस्कार हुआ, सारी चीज़ें हुईं। उसके बाद वक़्त बीतता गया। एक दिन दीप्ति की माँ को चक्कर आया अचानक से और वो बेहोश हो जाती हैं दोस्तों। बेहोश होती हैं तो घर में ये होता है कि बेहोश हो गई हैं, अब इनका हम क्या करें? तो डॉक्टर को दिखाती हैं, तो सोचती हैं कि ऐसे ही हो गया होगा, लेकिन जब डॉक्टर को दिखाने जाती हैं तो पता चलता है कि इनके सर में छोटी-सी गाँठ है और गाँठ की वजह से ही इनको चक्कर आ रहे हैं। अब ये सुन कर के दीप्ति को तो जैसे पैरों के तले ज़मीन खिसक गई थी। वो तुरंत अपने लड्डू गोपाल जी के पास जाती हैं। वो कहती हैं कि पिताजी को मरे अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं गोपाला। अब मेरे बच मतलब मेरी माँ को भी ऐसा हो गया तो अब मैं कैसे जीऊँगी? अगर मेरी माँ को भी कुछ हो गया तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगी? मैं ज़िंदा ही नहीं रह पाऊँगी। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा वो परेशान थी, माँ को पीलिया भी हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था। किसी समय में उनकी माँ को चोट लग गई होगी सर में, इसी वजह से वो कहते हैं कि खून जम गया था, गाँठ का रूप ले लिया था। तो डॉक्टर ने दवाइयाँ तो दी थी, लेकिन दवाइयों से ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा था, सर में दर्द होता था लगातार। जो नीलम थी, वो हमेशा कहती थी कि यार मैं पैसे अपने पापा से बात करके लगा दूँगी, तू इलाज करवा ले अपनी माँ का। और लेकिन वो मतलब वो कहती कि मैं इतना एहसान नहीं लूँगी तेरा, मैंने बहुत एहसान तूने मेरे ऊपर किए हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारा इतना एहसान नहीं ले सकती। मैं खुद काम कर रही हूँ ना, तब भी वो पहले से ज़्यादा दोस्तों बहुत पैसे आ जाया करते थे, जिससे वो अपनी बहन का खर्चा भी उठाती थी, घर का भी खर्चा उठाती थी और कुछ पैसे बचा भी लेती थी। वो कहती मेरे पास जो बचत के पैसे हैं ना, जो मैंने अपनी बहन की पढ़ाई, अपनी शादी के लिए रखे हैं ना, वही पैसे मैं अपनी माँ की दवाइयों में लगा दूँगी। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी के पास जाकर के खूब रोती हैं, वो कहती हैं कि बस कर कन्हैया, अब जो मेरी किस्मत लिख रहा है ना, उससे कह दे कि अब मेरी किस्मत में दुःख ना लिखे। तू ही लिख रहा है ना मेरी किस्मत, अब दुःख ना लिख कि मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अगर मेरे साथ ऐसा ही होता रहा ना, तो मैं अपने प्राण दे दूँगी। इतना कह कर के वो बहुत रोने लगती हैं कान्हा जी के पास। उसके बाद उनकी माँ की भी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है दोस्तों। ले जाया जाता है तो उनकी जो बहन थी वो उन्होंने नीलम के घर में छोड़ दिया था माँ को, वो हॉस्पिटल लेकर के चली जाती हैं लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर के। लड्डू गोपाल जी को लेकर के जाती हैं, फिर वो
नीलम को भी बता देती हैं ये बात कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। पैसे तुम्हें ला कर के मुझे देने हैं, इतने पैसे डॉक्टर को मैं जा रही हूँ दिखाने। नीलम कहती है ठीक है मैं अपनी दादी से बात कर लूँगी, तुम पहले इनको लेकर के हॉस्पिटल पहुँचो। हॉस्पिटल जाती हैं, एडमिट कर लेती हैं, डॉक्टर कहता है कि इनका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के लिए कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। अभी तो दोस्तों अभी के टाइम में बहुत, लेकिन उस टाइम पे इन्होंने 25,000 रुपए माँगे थे, क्योंकि 25,000 रुपए बहुत होते थे उस टाइम पर। तो 25,000 की बात उन्होंने करी थी। डॉक्टर आते हैं, 25,000 रुपए मतलब बताते हैं कितना पैसा लगेगा, तो कहती हैं ठीक है मेरी दोस्त है वो आ रही है कुछ देर में, पैसे जमा कर देगी, आप मेरी माँ का ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। उसके बाद डॉक्टर मतलब ट्रीटमेंट करने लगते हैं, तो ऑपरेशन के लिए उन्होंने बोला कि ठीक है इनको ग्लूकोज़ वग़ैरह चढ़ाओ, तो ये सब चीज़ें होने लगती हैं। उसके बाद दोस्तों नीलम अपनी दादी से पैसे ले कर के एक लड़का होता है उससे भेज देती हैं। लड़का होता है उससे भेज देती हैं। आने में तो वक़्त बहुत लग रहा था, इधर माँ की हालत भी ख़राब हो रही थी। डॉक्टर्स बार-बार आके कह रहे थे कि अगर पैसे नहीं जमा हुए तो मैं आपकी माँ को बचा नहीं पाऊँगा, आपकी माँ के सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। ये सुन कर के दीप्ति खूब रोने लगती हैं, वो कहती हैं कि हे कन्हैया अब तुम ही कुछ करो, मेरा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? मैं इतनी दूर कैसे जाऊँ, उससे कहूँ कि तुम मुझे पैसे दे दो? मेरे पास तो बात करने का कोई साधन भी नहीं है। क्योंकि उनके पास उनके घर में दोस्तों फ़ोन नहीं था, हॉस्पिटल में फ़ोन था, लेकिन फ़ोन दीप्ति के घर में नीलम के घर में नहीं था, क्योंकि नीलम के बड़े पापा जो थे उनके घर में था, नीलम के घर में फ़ोन नहीं था। तो इसलिए वो कहती हैं कि मैं फ़ोन भी करूँ तो कैसे करूँ? मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बहुत रोती हैं लड्डू गोपाल जी के आगे, सर पटक-पटक कर रोती हैं दोस्तों। देखने वाले लोग हैरान थे कि कोई ऐसा भक्त है जो लड्डू गोपाल जी के आगे रो रहा है। वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही थी, वो सिर्फ़ कह रही थी कि हे लड्डू गोपाल जी अब आप ही कुछ करिए, आप ही कुछ करिए। मेरे अगर पैसे नहीं हैं तो मैं अनाथ हो जाऊँगी और उसके बाद मैं भी अपने प्राण त्याग दूँगी। मैं आपको सहित लेकर के गंगा जी में जा कर के कूद के अपने प्राण दे दूँगी। वो इतना कहती हैं, उसके बाद दोस्तों पीछे से एक आवाज़ आती है दीदी कह कर के। दीदी करके आवाज़ आती है, वो तुरंत पलट कर देखती हैं तो कहती हैं दीदी ये लीजिए पैसे, पूरे 25,500 रुपए हैं। ये आपको नीलम दीदी ने भेजे हैं, उन्होंने कहा है कि ये पैसे आप अपनी माँ के इलाज कराइए और 500 रुपए आप अपने खर्च के लिए रख लीजिए। ये सुन कर के वो बहुत खुश होती हैं, वो जो बच्चा आता है बहुत उम्र का नहीं था, 16-17 साल का था, उसको गले लगा लेती हैं। कहती हैं अच्छा हुआ तुम आ गए, बस तुम्हारे ही आने का इंतज़ार था। उसके बाद वो जाती हैं डॉक्टर को देती हैं, डॉक्टर इलाज शुरू कर देता है, ऑपरेशन उनका शुरू हो जाता है। ऑपरेशन होता है, कुछ घंटों के बाद ऑपरेशन उनका बहुत अच्छे से हो जाता है दोस्तों, भगवान की कृपा से। फिर उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी के आगे आकर हाथ जोड़ के कहती हैं कि कान्हा, मेरी माँ को तुमने ठीक किया, मैं बहुत ज़्यादा इसकी आभारी हूँ आपकी। इतना कह कर के फिर वो कहती हैं कि अच्छा कन्हैया तुम यहाँ पर बैठो। तो जो उनका छोटा वाला जो लड़का आया हुआ था वहाँ से जो छोटा था, उसने कहा कि दीदी आप बैठिए, मुझे आपसे बात करनी है। तो बैठ जाती हैं, वो दीदी का जो दीप्ति का हाथ पकड़ के वो कहता है कि दीदी मैं आपके साथ हूँ, आप कभी मुझ अकेले मत समझिएगा। ये सुन कर के वो कहती हैं कि बेटा तुम कौन हो? और मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम्हें नीलम ने भेजा है ना? वो कहती हैं हाँ, मुझे नीलम दीदी ने भेजा है, लेकिन आपको पता है अगर आपको कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़े ना, आप मुझे बस एक बार कह देना, मैं आपके पास आ जाऊँगा। तो कहती हैं कि दीप्ति कहती हैं कि तुम तो बहुत दूर रहते हो, मैं तुमसे कैसे बात करके कहूँगी कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है आ जाओ? वो कहती हैं कि बस आप मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊँगा। इतना कह कर के दीप्ति थोड़ा-सा मुस्कुरा देती हैं, उसके बाद वो कहती हैं कि अच्छा चलो ठीक है, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊँगी। इतना कह कर के वो कहती हैं अच्छा ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, तुम भी सुबह से कुछ खाए नहीं हो। दीप्ति जाती हैं, कुछ खाने के लिए लेकर आती हैं। जब लेकर के आती हैं, तो कहती हैं कि रुक जाओ मैं सबसे पहले अपने गोपाल को भोग लगा दूँ, तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हैं। भोग लगाने के बाद वो कहती हैं कि लो अब तुम थोड़ा-सा खा लो। वो कहती हैं नहीं मेरा तो पेट भर गया दीदी। वो कहती हैं अरे! तुमने तो सुबह से कुछ नहीं खाया और तुम्हारा पेट कैसे भर गया? वो कहती हैं नहीं मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं खाना। इतना सुन कर के वो कहती हैं कि नहीं थोड़ा-सा तुम्हें खाना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा उनके हाथ से एक टुकड़ा रोटी का खा लेता है। उसके बाद वो खुद उनको खिलाता है। खिलाने के बाद उनको गले लगाकर कहता है कि आप परेशान मत होइए दीदी, अब मैं जा रहा हूँ। आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे एक बार याद कर लीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊँगा।
वो कहती हैं, "अरे! इतना छोटा बच्चा मुझे समझा रहा है, तुम तो मेरे बिल्कुल भाई के जैसे हो। मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन तुम मेरे बिल्कुल भाई के जैसे हो। जैसे एक भाई होता है अपनी बहन के लिए खड़ा रहता है हमेशा, वैसे तुम हो और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है।" वो कहती हैं कि जब मैं ठीक हो मेरी माँ ठीक हो जाएँगी, तो मैं तुम मेरे घर आना। वो कहती हैं कि मैं तो आपके साथ ही रहता हूँ। ये सुन के वो कहती हैं, "क्या?" वो कहती हैं, "चलिए दीदी मैं जा रहा हूँ।" तो इतना कह कर के वो चली जाती हैं। दोस्तों उसके बाद नीलम कुछ समय के बाद 1 घंटे के बाद नीलम पहुँचती हैं वहाँ पर। नीलम पहुँचती हैं, नीलम को देख कर के वो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। वो कहती हैं कि माँ का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया। तुमने अगर मेरी मदद नहीं की होती तो शायद आज मेरी माँ नहीं बचती। ये बात सुन कर के नीलम बिल्कुल हैरान रह जाती हैं। उनकी जैसे लगता है कि उनके स चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई हों। वो कहती हैं कि तुम क्या कह रही हो? वो कहती हैं, "हाँ, तुमने माँ के लिए पैसे भेजे, मैं बहुत खुश हूँ। चलो मेरी माँ बिल्कुल ठीक है, उनका ऑपरेशन भी हो गया है।" ये सुन कर के नीलम कहती है कि तू क्या कह रही है? तुझे पता है वो पैसे गायब हो गए 25,000 रुपए। मैंने जिस लड़के को पैसे लेकर के भेजा था ना, उसका एक बस से एक्सीडेंट हो गया। वो साइकिल से आ रहा था तेरे पास, उसका एक्सीडेंट हो गया, पैसे वहाँ से गायब हो गए और वो जो लड़का था ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जब ये बात मुझे पता चली, तो मैं भाग कर के तुम्हारे पास आ गई। मैंने कहा कि मैं तुमको बता दूँ, कहीं तुम्हारे माँ की हालत तो नहीं खराब। वो पैसे तो खो गए, लेकिन ये मैं दूसरे पैसे लेकर आई हूँ तुम्हारी माँ के लिए। ये सुन कर के दीप्ति कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है नीलम? अभी-अभी तो वो भाई जो जिस लड़के को तुमने भेजा था, वो तो बहुत ही अच्छा था। उसने मुझसे कहा कि दीदी आप परेशान मत हो। ये सुन कर के नीलम कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम विश्वास ना करो, तुम चलो और वहाँ चल कर के देख लो। लेकिन ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी कि जिस लड़के का अभी-अभी हॉस्पिटल में एक्सीडेंट होता है कुछ समय पहले, वो लड़का अभी वहाँ पर कैसे आ सकता था? ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी। डॉक्टर्स भी आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर आपको पता है ना कि वो लड़का अभी आया था? डॉक्टर भी कहते हैं कि हाँ, अभी तो वो लड़का आया था, यहाँ पर बैठ कर के इनसे बातें कर रहा था। तो वो कहती है नीलम कि नहीं डॉक्टर आपको पता है वो लड़का उस हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी पैर टूट गया है, उसके सर में एक बहुत ज़्यादा चोट आ गई है, उसके पैरों में भी चोट आ गई है, पैर उसका टूट चुका है। ये सुन कर के डॉक्टर तो कुछ नहीं बोले, वो अपने काम में निकल जाते हैं, लेकिन इस बात को दीप्ति बहुत सोचती हैं, बहुत सोच के हैरान हो जाती हैं। उसके बाद नीलम और दीप्ति एक-दूसरे को देखते हुए कहती हैं, "पता है कौन आया था हमारी मदद करने के लिए?" वो कहती हैं, "कौन?" कहती हैं, "हमारे कान्हा जी आए थे।" अब आप ही सोचिए दोस्तों कि कौन आया था? जब वो एक्सीडेंट उसका वहाँ पर हो चुका था, तो वहाँ पर कौन आया था? दीप्ति कहती हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे लाला ही आए थे, मेरी माँ की जान बचाने के लिए। उसको कह कर के वो लड्डू गोपाल जी को गले लगा कर कर फूट-फूट कर रोने लगती हैं। नीलम भी उसको गले लगाकर रोने लगती हैं। उनके साथ जो उनके घर में उनके चाचा जी आए थे, वो भी ये बात सुन कर के बिल्कुल हैरान थे। वो कहते हैं, "ये तो बिल्कुल चमत्कार हो गया बेटा।" उसके बाद दोस्तों कुछ वक़्त के बाद उनकी माँ ठीक हो जाती हैं, वो उनको घर लेकर के जाती हैं। घर आने के बाद नीलम ये बात उनकी दादी से जा कर के बताती हैं और ये दीप्ति जो हैं वो भी जा कर के कहती हैं कि दादी ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुई हैं। उसके बाद ये तो बिल्कुल सोच से परे और समझ से परे था दोस्तों कि कौन आया, कौन पैसे दिए और कहाँ चला गया वो लड़का, पता ही नहीं चला किसी को आज तक। कहती हैं दीप्ति कि मुझे पूर्ण कोई माने या ना माने लेकिन मैं मानती हूँ कि वो लड्डू गोपाल जी के रूप में ही हमारे कान्हा जी आए थे। क्योंकि मेरे कान्हा जी ही मुझे दीदी कहते थे और कोई कहते नहीं, मेरे कान्हा ही मुझे अपनी बहन मानते हैं। बस और मेरा कोई भाई ही नहीं है, तो मैं कैसे मान लूँ कि कोई और होगा, कहाँ से आएगा, कहाँ चला जाएगा? ये सब सोचते हुए दोस्तों वो आज भी मतलब सोचा करती हैं ये चीज़। नीलम कहती हैं कि ये जो दीप्ति के साथ घटित हुई है बिल्कुल मतलब सोच से परे घटना है, जो मैं खुद यकीन नहीं कर पाती कभी-कभी। लेकिन मेरी दादी ने जब मुझे बताया कि ऐसा करते हैं मेरे कन्हैया, लड्डू गोपाल जी बहुत सारी लीलाएँ करते हैं बेटा। उस समय में ये लीलाएँ मतलब बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं होती थी, लोग नहीं जानते थे, बहुत ही रेयर होता था ये सब चीज़। लेकिन कहती हैं उनकी दादी कि मैंने बहुत सुने हैं बेटा, बहुत कहानियाँ सुनी हैं मैंने लड्डू गोपाल जी की और आज तुम्हारी दोस्त के साथ भी उन्होंने ये लीला रच दी क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती है, वो अपना भाई मानती है। तो एक भाई अपनी बहन अगर उसके खतरे में है, वो परेशानी में है, तो क्या उसका भाई नहीं आएगा? यही तो हमारे भगवान जी होते हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी। हर मुसीबत का सामना करने के लिए पहुँच जाते हैं अपनी बहनों के लिए। तो दोस्तों ये थी लीला कथा जो मुझे नीलम जी ने बताई, उनकी फ्रेंड दीप्ति जी की ये कहानी है जो 1994 की है, जो उन्होंने बताया। उसके बाद कहती हैं कि दीप्ति की शादी हो जाती है, दीप्ति की माँ ठीक हो जाती हैं, उनकी बड़ी बहन उनकी भी शादी हो जाती है। माँ का कुछ समय के बाद वो एक्सपायर भी हो जाती हैं और
एक्सपायर हो जाती हैं। बहन की भी शादी बहुत ही मतलब उन्होंने अपने ही घर में करवा लिया था क्योंकि उनके छोटे देवर थे। दोनों बहनें एक घर में रहती हैं, मिल-जुल कर रहती हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं। नीलम कहती है मैं भी कभी-कभी मिलने के लिए चली जाती हूँ। उसकी शादी दिल्ली में हुई है, बहुत ही अच्छे ख़ानदान में हुई है, लड्डू गोपाल जी की कृपा से। उसको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है उसको, बहुत ही खुश रहती हैं, बहुत ही अच्छे से रहती हैं। ये सब हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से हुआ है। तो दोस्तों आज की थी लीला कथा, आप सभी को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।